हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने एक चैनल एग्जाम की दुनिया में। तो आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। बच्चों ग्रेविटेशन बच्चों सबसे मेन टॉपिक है। क्या होता है ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन के हम लोग पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन में बच्चों की सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स किसे कहते हैं, केपलर्स लॉ मतलब क्या होता है, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसे बोला जाता है। देख रहे हैं जैसे पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने लिखे जा रहे हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ क्या होता है बच्चों, समझ में नहीं आता। फ्री फॉल क्या होते हैं, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। तो आज सबका निचोड़ हम देखेंगे यहाँ पे बच्चों। स्वागत करता हूँ मैं आनंद सर आपके चैनल एग्जाम की दुनिया में। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन। तो चलिए देखते हैं बच्चों ग्रेविटेशन मतलब क्या होता है बच्चों। फर्स्ट अपना सबसे बड़ा टॉपिक आता है कि ग्रेविटेशन, इसकी परिभाषा क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। तो बच्चों हम लोग आज नोट्स के तरीके से बनाते देखेंगे। साइंस एंड टेक ऐसा फाड़ तरीके से पढ़ाऊंगा ना बच्चों, सब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो चलिए देखते हैं ग्रेविटेशन बच्चों क्या होता है। ग्रेविटेशन में फर्स्ट आता है कि इसकी खोज किसने की। किसने बच्चों? इसकी खोज किसने की। खोज तो पहले बच्चों सबको पता होगा, न्यूटन 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 हर जगह बोला जाता है। तो सर आइजैक न्यूटन ने इसकी खोज की बच्चों। किसके? सर आइजैक न्यूटन द्वारा इनकी खोज की गई बच्चों। और देखिए ये खोज कैसे की गई। पहले एक मतलब क्या हुआ है कि जैसे इन्होंने बच्चों आप सबको कॉन्सेप्ट पता होगा कि ट्री था, एक पेड़ था, पेड़ पे से एक सेब गिरा, एक बच्चा नीचे बैठा था जो अपनी क्लास छोड़ के आया था। हाँ छोड़ के आया था बच्चों। क्या हुआ कि एक ऊपर से हवा चल रही थी बहुत, ऊपर से एक सेब इनके सर पे गिरा। तो इनको बच्चों सर पे गिरा तो चोट तो ऑब्वियसली लगी ही होगी। तो बच्चों इनको ध्यान आया कि ये जो सेब है वो सीधा मेरे सर पे क्यों गिर रहा है, ये आजू बाजू इस साइड जाके क्यों नहीं गिर रहा है। ये थोड़ा सा इन्होंने माइंड लगाया, जिसके वजह से इन्होंने क्या किया, ग्रेविटेशन की खोज की। किसकी खोज की बच्चों? ग्रेविटेशन। इन्होंने सोचा कि पृथ्वी सेब अपने ओर आकर्षित क्यों नहीं कर रही है। हाँ जो आकर्षण का इसका फोर्स है, जो इसको खींचने वाला फोर्स है, वो पृथ्वी के केंद्र में ही क्यों लग रहा है, ये पृथ्वी के आड़े तिरछे भाग में क्यों नहीं लग पा रहा है। यही सोच के इन्होंने क्या निकाला, ग्रेविटेशन, कि क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ तो बच्चों देखेंगे ग्रेविटेशन क्या होता है बच्चों। इन्होंने सोचा कि क्या यह जो बल है वह पृथ्वी, इन्होंने देखो बच्चों एक और बात सोची। इन्होंने सोचा कि यह जो ग्रेविटेशन का फोर्स है बच्चों, हाँ ये जो पृथ्वी के केंद्र के, पृथ्वी क्या है मतलब देखो ये अपना है पृथ्वी, जिसमें ये सब बहुत सारे पार्ट बने हुए हैं। तो ये जो सेब है वो पृथ्वी के केंद्र की ही ओर क्यों आकर्षित हो रहा है, कहीं और क्यों नहीं आकर्षित हो रहा है। तो इसी से इन्होंने दिमाग लगाया बच्चों कि क्या यह बल पृथ्वी से दूर चंद्रमा और सूर्य पर भी प्रयुक्त होगा। क्या मतलब यही जो बल है वो क्या पृथ्वी से दूर जो चंद्रमा है, उससे दूर जो अपना सूरज है, क्या उस पर भी प्रयुक्त होगा ये बल। हाँ क्या लगता है आपको, सोचिएगा जरा। हाँ तो उन्होंने क्या बच्चों, तो चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है बच्चों। फोर्स एंड मोशन क्या है बच्चों, फोर्स एंड मोशन। इसको अपन एग्जांपल से समझेंगे। पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों, डेफिनेशन क्या होता है। चलिए देखते हैं बच्चों। फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड या उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करने के लिए हमारा जो फोर्स होता है वो बहुत ज़रूरी होता है बच्चों। जैसे हम देखते हैं बच्चों, एक हमारा ये रोड है, क्या है, रोड समझ लीजिए ये आपका थाने का रोड है। हाँ यहाँ पे एक कपल जा रहे हैं, किसमें, गाड़ी में। ये समझो टेम्पू है बच्चों, क्या है, टेम्पू। टेम्पू से जा रही है बच्चों। अभी टेम्पू की तो ज़्यादा स्पीड होगी नहीं। हाँ तो बच्चों यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये तो ये देखो एक डायरेक्शन में जा रहा है। हाँ एक लाइन में जा रहा है, इसकी डायरेक्शन केवल सीधी है। हाँ तो मतलब यहाँ पे फोर्स अपना क्या होगा, फोर्स क्या करेगा, या तो पहले देखो ये अगर धीरे 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 1 किलोमीटर पर आवर जा रही है। हाँ तो अगर मैं इसकी स्पीड को 2 किलोमीटर पर आवर कर देता हूँ, हाँ तो इसमें मेरे को क्या होगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्या, फोर्स। या तो बच्चों इंजन रहता है उस पर थोड़ा सा एक्सीलेटर देते तो ये और तेज भागने लग जाता है। अगर बाई चांस देखो बच्चों गाड़ी में कुछ है ही नहीं, गाड़ी खाली है, हाँ मतलब इंजन कुछ नहीं, अपने को फोर्स से उसको आगे बढ़ाना है। अगर आप यहाँ से 2 बच्चे धक्का दे रहे हैं,
धक्का दे रहे और गाड़ी को लेके जा रहे, जैसे ठेला समझते हो ना गांव में, सगड़ी ठेला, तो उसको लेके जा रहे 1 किलोमीटर पर आवर लेके जा रहे हैं। अगर मेरे को 2 किलोमीटर पर आवर करना पड़ेगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। और देखो बच्चों, अगर इसकी दिशा भी परिवर्तित करनी है, यहाँ पे 2 रोड निकले हैं, हाँ 2 रोड, अगर मेरे को यहाँ न ले जाके यहाँ लेके जाना है तो मेरे को फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए दोनों के लिए बच्चों फोर्स एकदम मेन होता है। इसीलिए यहाँ पे यही दिया है बच्चों कि फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। समझ में आया बच्चों? कार का एग्जाम्पल ले लिया अपन ने। हाँ, पहले देखो 2 ही पॉइंट है इसमें, एक तो उसकी स्पीड चेंज करनी है, एक तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करना है, तो उसके लिए अपने को फोर्स का अप्लाई जरूरी ही होगा। तो समझ में आया बच्चों? चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे, फटाफट देरी करते ना हुए। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग देखते हैं बच्चों, क्या है सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। सर्कुलर मोशन बच्चों देखिए, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, सर्कुलर मतलब गोलाकार, वृत्ताकार, हाँ, और मोशन मतलब गति। सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब एक सेंटर पे लगाया हुआ फोर्स सारा। तो चलिए बच्चों एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इसको समझेंगे। जैसे देखते, जैसे आपका बुक का एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ मैं, हाँ रियल लाइफ का नहीं ले रहा हूँ, बुक का ही एग्जाम्पल है। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या दिया है कि एक लड़का खड़ा है। क्या खड़ा है बच्चों? लड़का। लड़के ने क्या किया कि अपन बचपन में नहीं लेते हैं कि एक पत्थर है, पत्थर में अपन रस्सी बांध दी है, रस्सी बांध के ऐसा 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 गोल 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 घुमा रहे। कैसा बच्चों? गोल 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 घुमा रहे हैं। ये देखो ऐसा करके पूरा ऐसा 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 घुमा रहा है बच्चों। क्या कर रहा है? घुमा रहा है। तो बच्चों देखो वो एक ऐसा घुमाएगा जब, तो वो क्या आधा तिरछा घूमेगा क्या? नहीं ना, एक सर्कुलर पाथ में घूमेगा। हाँ, मतलब एक सर्कुलर पाथ में घूमेगा, एक राउंड शेप बनेगा। देखो अगर फास्ट फास्ट निंजा हथौड़ी देखे हो, निंजा हथौड़ी जब ऐसे 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 घूमता है तो देखो सर्कुलर अपना गोलाकार पाथ बनता है, गोले में एकदम घूमता है, कहीं भी आजू बाजू नहीं जाता। हाँ, तो वही बात है कि बच्चों ये जो अपना घूम रहा है, कौन सा पाथ है, कौन सा मोशन कर रहा है, ये कौन सा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन बच्चों? सर्कुलर मोशन। ये तो हो गया अपना सर्कुलर मोशन बच्चों, क्योंकि ये जब ऊपर घुमाएगा तो कौन सा मोशन होगा? सर्कुलर मोशन होगा। वृत्ताकार गति बन रही है, देखो देखो बच्चों गोला बन रहा है। समझ में आया? सिंपल सा मीनिंग है। अब बच्चों बोल रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोग समझते हैं बच्चों देखो क्या होता है, जब तक वो पकड़े रहेगा पत्थर को, हाँ जब तक पत्थर को वो पकड़े रहेगा तब तक पत्थर को अपने ओर आकर्षित करते रहेगा। अपने ओर से पकड़ा है तभी वो घुमा पा रहा है, दिख रहा है कि नहीं बच्चों? तभी घुमा पा रहा है। अगर वो छोड़ देता है पत्थर को, हाँ तो देखो पत्थर को छोड़ देता है तो जिस दिशा में घूम रहा है, अगर इस दिशा में घूम रहा है, इधर आके घूम रहा है, तो पत्थर यहाँ पे फेंका जाएगा। क्या बच्चों? छोड़ देगा, वो छोड़ देगा तो इस साइड वो पत्थर फेंका जाएगा। हाँ, समझ में आ रहा है बच्चों? तो छोड़ने पर क्या होता है बच्चों? छोड़ने पर जो इसके केंद्र, ये सेंटर दिख रहा है, सेंटर, यहाँ पे इसने पकड़ के रखा था, मतलब यहाँ पे इसने बल लगा के रखा था और खूब जोर जोर से घुमा रहा था। अगर ये यहाँ से पत्थर को छोड़ देता है तो यहाँ पे जो बल लगा था, मेरा फोर्स लगा था, क्या लगा था बच्चों? फोर्स, वो मेरा फोर्स खत्म हो जाएगा। वो फोर्स खत्म हो जाएगा तो ये क्या करेगा? पत्थर अपने आप छूट जाएगा, उस पे का फोर्स समाप्त हो जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं, पत्थर अपना तुरंत चला जाएगा, तो पत्थर एक जगह गिर जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि जब वो बल लगा के, मतलब फोर्स लगाकर पत्थर को ऐसा घुमाता है तो उसके बीच में जो सेंटर में इसका फोर्स लगता है, यहाँ पे सेंटर में, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आ रहा है बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि ये पत्थर का गोलाई का जो वृत्ताकार है, इसका सारा भार इसके एक सेंटर पे लगा हुआ है। जब तक मतलब मैं पकड़ के रखूंगा तभी तक वो घूमेगा, जब तक नहीं पकड़ के रखूंगा तब तक वो नहीं घूमेगा। हाँ, छोड़ दूंगा तो वो किसी डायरेक्शन में फेंका आ जाएगा जैसे। समझ में आया बच्चों? समझ में आया ना? तो चलिए बच्चों देखते हैं, जैसे एक और एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, एक और एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ बच्चों कि ये जो अपना पृथ्वी है, क्या है बच्चों? पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह अपन बोलते हैं प्लैनेट, छोटा वाला, हाँ प्राकृतिक उपग्रह अपना क्या है? चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा है। ये जैसे मेरी पृथ्वी है, ये क्या है? मेरा चंद्रमा है बच्चों, जो क्या करता है? परिभ्रमण करता है, मतलब इसका गोलाई में घूमते रहता है। क्या करता है? घूमते रहता है। ये भी एक टाइप का मेरा एग्जाम्पल हो गया बच्चों। क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया। मतलब पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह जो चंद्रमा है, वो भी इसके चारों ओर गोलाई में घूमते रहता है, तो उसका भी सेंटर कौन है? ये है, पृथ्वी है। समझ में आया?
और वो कौन सा गति ऐसा घूमेगा, मतलब कौन सा मोशन घूमेगा, सर्कुलर मोशन घूमेगा, क्योंकि राउंड शेप में घूमता है। कभी भी आप लोग देखते हो ना, ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर ऐसे चंद्रमा परिभ्रमण करता है, घूमता रहता है। तो ये कौन से पाथ में घूमता है बच्चों, सर्कुलर पाथ में घूमता है। समझ में आ रहा है बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं थर्ड हमारा क्या बोलता है। थर्ड टॉपिक हमारा आ गया केपलर्स लॉ, जिसका हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। केपलर्स लॉ क्या होता है, हाँ केपलर लॉ। तो बच्चों बहुत साल पहले आपके जब दादा दादी परदादा होंगे, तो बहुत साल पहले वो देखो मंदिर में 9 ग्रहों की पूजा करते थे, 9 प्लैनेट्स की। हाँ तो बच्चों उनको कैसे पता था कि वो 9 ग्रह हैं? बहुत साल पहले बच्चों, बहुत साल, हजारों साल पहले सबको पता था। पुराने ज़माने में सबको पता था कि कितने ग्रह हैं। वो अपने आंखों से ही देख के पता लगा लेते थे। किससे बच्चों? आंखों से ही देख के पता लगा। वो कब? जब गैलीलियो नहीं आए थे। गैलीलियो के आने से पहले ही वो सब बुजुर्ग लोग आंखों से देख के पता लगा लेते थे कि हमारे ब्रह्मांड में कितने ग्रह हैं। हाँ, और उन 9 ग्रहों की पूजा भी करते थे। तो अब बच्चों देखते हैं कि क्या हुआ कि योहानस केपलर नाम का एक वैज्ञानिक, एक व्यक्ति, मतलब समझ लो पहले, योहानस केपलर नाम के वैज्ञानिक ने इसके बारे में संपूर्ण जानकारी पता की। क्या की? संपूर्ण जानकारी का अध्ययन किया, मतलब संपूर्ण जानकारी को अपने पूरे दिमाग में बिठाया और उन्होंने क्या पता किया बच्चों? पता किया कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स जो अराउंड करते हैं, हमारे जो छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं, उनके गति, उनके मोशन के, किसके बच्चों? मोशन के। हमारे ब्रह्मांड में जो प्लैनेट्स हैं उनके मोशन के कुछ नियम हैं। क्या है? नियम है कुछ। तो उन्होंने 3 नियम निकाले जिनको हम क्या बोलते हैं? केपलर्स लॉ बोलते हैं। क्या? केपलर्स लॉ। ये 3 लॉ निकाले उन्होंने, 3 नियम निकाले जिन्हें हम बोलते हैं केपलर के 3 नियम। तो बच्चों देखते हैं कि केपलर के 3 नियम क्या है। बच्चों हम देखिए इस वीडियो में ना, हमारा मोटिव नहीं है कि पूरा हम बच्चों शॉर्ट टॉपिक लेके चल रहे हैं। आपके लिए परफेक्ट नोट्स बनाया गया है कि थोड़े थोड़े में आपको पूरा टॉपिक ही कवर करा दें, जिसके वजह से आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। अभी 1-1 घंटे का मैं भी टॉपिक लेने लगूँ तो बच्चों बहुत ऊपर तक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो बच्चों इसीलिए शॉर्ट लेके चलते हैं फटाफट, आपको समझने में भी दिक्कत नहीं रहेगी और आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा। तो चलिए बच्चों एक एक करके हम 3 नियम देखेंगे केपलर्स के लॉ के क्या क्या हैं। तो देखते हैं बच्चों केपलर का हमारा फर्स्ट लॉ क्या कहता है। फर्स्ट लॉ बच्चों कहता है कि द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट, क्या बच्चों? ऑर्बिट का जो प्लैनेट है वो क्या है? एक इलिप्स है। क्या है बच्चों? इलिप्स। हाँ, विद द सन एट 1 फोकाई। ये जो सन है हमारा एक फोकाई पर स्थित है, एक नाभि पर स्थित है बच्चों। नाभि मतलब बच्चों केंद्र। हाँ, केंद्र आप बोल सकते हो। एक बीच में हमारा सूर्य टिका हुआ है और ये जो हमारा प्लैनेट है बच्चों, देखो ये प्लैनेट, ये जो हमारे प्लैनेट हैं बच्चों, वो क्या कर रहे हैं? एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। क्या बच्चों? इलिप्टिकल ऑर्बिट है। कौन सा ऑर्बिट है? इलिप्टिकल। एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है बच्चों। इसमें ये क्या कर रहे हैं? ये रिवॉल्व कर रहे, घूम रहे हैं बच्चों। किसके अराउंड घूम रहे? सन के अराउंड घूम रहे। तो फर्स्ट हमारा केपलर लॉ क्या बोलता है? पहला नियम क्या बोलता है कि द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट 1 ऑफ द फोकाई। सन एक केंद्र पे स्थित है और उसके आजू बाजू जो हमारे प्लैनेट हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। और वो प्लैनेट, वो जो ऑर्बिट मेरा बन रहा है वो कौन सा ऑर्बिट बन रहा है? वो इलिप्टिकल ऑर्बिट बन रहा है। इसमें आपको बस इतना ही इन्फॉर्मेशन जानने की जरूरत है बच्चों। केवल ये देखोगे ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन इलिप्स एंड सन एट 1 ऑफ द फोकाई, बस। इससे ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है फर्स्ट लॉ के अनुसार। बच्चों देखो, आपको मेरा भी एक्सपीरियंस है बच्चों कि 10th क्लास का जो मतलब एग्ज़ाम होता है बोर्ड का, तो उसमें क्या केपलर के लॉ के बारे में आपको केवल 3 लॉ पूछे जाएंगे कि 3 लॉ लिखो और उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर दो, बस। सन को एस से दर्शाया गया है। हाँ, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। दिख रहा है कितना एरिया कवर किया है इन्होंने। हाँ, तो बच्चों आपको केवल डेफिनेशन याद रखने की जरूरत है। डेफिनेशन में भी मैंने बता दिया, ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स एंड सन एट 1 ऑफ द फोकाई, बस इतना जानने की जरूरत है। और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर देना, बना देना डायग्राम। समझ में आया? तो चलिए चलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेकेंड लॉ की तरफ। देखिए क्या कहता है हमारा। तो चलिए देखते हैं बच्चों सेकेंड हमारा लॉ क्या कहता है कि द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन। क्या बोल रहा है बच्चों? द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
मतलब क्या बोल रहा है बच्चों, देखो लाइन ज्वाइनिंग हुई है, ये लाइन ज्वाइनिंग, हाँ, द प्लैनेट एंड द सन, ये प्लैनेट से जो सन के तरफ जो लाइन ज्वाइन हुई है हमारी, वो इक्वल एरिया, एरिया बच्चों क्या पर्टिकुलर एरिया है मेरा, इक्वल एरिया कवर करेगी, कितना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, समान समयावधि में समान क्षेत्रफल व्याप्त करेंगी। समझ में आ रहा है बच्चों? देखिए चलिए हम लोग समझते हैं बच्चों। यहाँ पे दिया है ए बी सी डी, बच्चों ए बी, हाँ, और ये हमारा एंड सी डी, ये बच्चों देखो समान समान क्षेत्रफल व्याप्त किए हुए हैं, मतलब समान इन्होंने अपना एरिया इक्वल कवर करके रखा हुआ है। जो मेरा बच्चों देखो यहाँ पे क्या होगा ना कि मेरा ये जो ए और सी है, ए और सी है, ए एस सी एस दिख रहा है बच्चों, ए से लेके एस तक की जो इसने क्षेत्रफल अपना व्याप्त किया है वो सी से लेके एस तक का बराबर है। उसके देखो बच्चों, उसके घिसकने पे, थोड़ा सा घिसकने पे अपने को बी एंड डी दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है? बी और डी, मतलब ए एस और सी एस के समान हमारा क्या दर्शाया गया है? बी एस एंड डी एस। हाँ, तो मतलब बच्चों हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए एस बी, क्या, ए एस बी और सी एस डी, ये दोनों जो इक्वल, ये दोनों जो एरिया कवर किए हैं, क्या किए हैं? एरिया जो इन्होंने कवर किया है, ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्वल, मतलब जितना इसने खाया है उतना ये भी खाया होगा। समझ में आ रहा है बच्चों कि मतलब ए एस बी और सी एस डी, ए एस बी के पास जितना रुपया है उतना सी एस डी के पास भी होगा। यही ये बोलना चाहता है केप्लर्स का सेकंड लॉ, यही बोलना चाहता है बच्चों। समझ में आ रहा है? चलिए देखते हैं बच्चों थर्ड लॉ पे, इसका अभी मतलब हो गया है, जितना इसमें था मैंने बता दिया। चलिए चलते हैं थर्ड लॉ पे। चलिए तो चलिए बच्चों देखते हैं हम केप्लर का हमारा थर्ड लॉ क्या कहता है। थर्ड लॉ बच्चों, इसमें बच्चों आपको क्या है ना, एक फॉर्मूला बनेगा और बच्चों वो डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है। अगर ध्यान से आप लोग देखेंगे ना तो पूरा डेफिनेशन में ही लिखा है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखते हैं क्या बोलता है बच्चों, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। दिख रहा है बच्चों? पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन को अपन मान लेते टी, क्या मान लेते बच्चों? टी मान लेते हैं। हाँ, तो क्या लिखा है? स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर लगा लिया। दिख रहा है? अराउंड द सन, सन के अराउंड में उसका स्क्वायर ऑफ पीरियड्स ऑफ रिवॉल्यूशन है। हाँ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अपन कैसे करते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। क्या बच्चों बोला है? द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, क्यूब, मीन डिस्टेंस को अपन किससे डिनोट करते हैं बच्चों? आर से डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, तो उसका क्यूब है। क्या है बच्चों? क्यूब है। दिख रहा है बच्चों? क्या है? क्यूब है। हाँ, क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पे सिंपल सा आपका क्या था बच्चों कि जो हमारा पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे किससे बच्चों? मीन डिस्टेंस से। क्या? क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस। दिख रहा है बच्चों? यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख के रखा है, इस फॉर्मूले का अपन को अगले इक्वेशन में काम आने वाला है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे आर क्यूब मेरा क्या है? एवरेज डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। हाँ, ये आपको लिख लेना है। और मेरा यहाँ पे टी स्क्वायर क्या है? पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है। क्या है बच्चों? पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। बच्चों आपको देखिए मैं नोट्स बनवाते चल रहा हूँ छोटे छोटे पॉइंट का। हाँ, सम टॉपिक्स का मैं मतलब जितने टॉपिक्स इसमें कवर किए सबका थोड़ा थोड़ा नोट्स बनवाऊंगा, ज़्यादा नहीं, एकदम भर के नहीं, रिवीजन करने में बहुत आसानी रहेगी। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या दिया है कि ये आर क्यूब मेरा क्या है? एवरेज डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, और मेरा ये टी स्क्वायर क्या है? पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है बच्चों। हाँ, तो ये बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा होगा। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो देखो अगर अब मैं क्या करता हूँ, ये आर क्यूब को इधर नीचे लेके आता हूँ। कहाँ पे? नीचे लेके आता हूँ। देखो मैंने आर क्यूब को अपॉन में ले लिया, बताया था ना उस साइड से लात मार के भेजोगे तो नीचे आ जाएगा। अगर मैं इसको इस साइड लेके आता हूँ तो मेरे को वहाँ पे उसके घर में किसी को तो छोड़ना पड़ेगा ना, नहीं तो उसके घर में चोरी हो जाएगी तो कौन देखेगा? ताला उसके पास है नहीं जो मार के आएगा, तो उसके घर में किसी को छोड़ना पड़ेगा। तो मैं किसको छोड़ता हूँ? आर के भाई के को। किसको? अरे यार, मैं किसको छोड़ता हूं बच्चों? आर के भाई के को। के, अब ये मेरा क्या है? ये मेरा कांस्टेंट है, स्थिर है। क्या? स्थिर। ये मतलब एक रोबोट की तरह काम करेगा जो एक ही जगह पे स्थिर रहेगा,
बस देखते रहेगा कमरा। समझ में आ रहा है? तो मतलब अगर मैं इसको इस साइड लेके जाता हूँ तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा? कांस्टेंट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बच्चों? कांस्टेंट लेना पड़ेगा। समझ में आया थर्ड लॉ? इतना सिंपल वे में समझा दिया आपको, और क्या चाहिए? समझ में आया? चलिए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसके बेस पे नहीं है, अगला टॉपिक हमारा क्या बोलता है। तो चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या बोलता है बच्चों? देखिए बच्चों, इसके पहले जितने सारे प्रपंच हुए, जैसे केपलर्स के लॉ आए, क्या हुए क्या नहीं हुए, तो इन सबको ध्यान में रखकर न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन ने बच्चों NULG का सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्या? NULG, इसको नए ट्रेंड में लाया। क्या? न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके अनुसार बच्चों देखो होता क्या था कि विश्व का मतलब पूरे ब्रह्मांड, मतलब पूरे बोल सकते पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का हर पिंड, क्या? विश्व का प्रत्येक पिंड क्या करेगा? विश्व का जो प्रत्येक पिंड होगा, जैसे कोई भी आप मतलब दो पिंड ले लो, हाँ, तो पहला वाला पिंड क्या करेगा? दूसरे वाले को अपने ओर आकर्षित करेगा। क्या करेगा? अपने ओर आकर्षित करेगा। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य प्रत्येक पिंड को निश्चित बल द्वारा आकर्षित करेगा। जैसे मैं जो बच्चों ले रहा हूँ M1 M2, इनके बीच का डिस्टेंस है बच्चों D। हाँ, तो ये जैसे मैं मान लेता हूँ ये एक पिंड है और ये दूसरा पिंड है, तो ये प्रत्येक पिंड बच्चों क्या बोला? प्रत्येक पिंड प्रत्येक दूसरे पिंड को अपने बल द्वारा, निश्चित बल द्वारा अपने ओर खींचने की कोशिश करेगा। चुंबक दो, देखो चुंबक को एक चुंबक की तरह लाओगे तुरंत कैसे खींच लेता है, तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे बोला गया है। हाँ, तो बच्चों उन्होंने और चीजें भी यहाँ पे बोली। तो बच्चों सबसे नोट करने वाला पॉइंट है क्या? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट। हाँ, force is directly proportional to the product of masses of two objects and inversely proportional to the square of distance between them। समझ में आ रहा है बच्चों? देखो अब बहुत जन को बच्चों दिक्कत होती होगी कि सर ये डायरेक्टली और इन्वर्सली क्या होता है। ये मेरे को भी बहुत दिक्कत थी बच्चों। तो देखो बच्चों डायरेक्टली कब बोला जाता है? अगर मैं किसी के सामने जैसे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है? प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस M1 एंड M2। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है बच्चों? मल्टीप्लाई। दिख रहा है प्रोडक्ट किसी चीज़ का? जैसे बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। और इन्वर्सली क्या होगा? इन्वर्स मतलब बच्चों आपको समझ में आता है उसके नीचे, किसके नीचे? किसी चीज़ के। हाँ, तो वो हो गया मेरा इन्वर्स। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के। दिख रहा है बच्चों? दिख रहा है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या मैंने बताया बच्चों? D है। D का क्या होगा? स्क्वायर। दिख रहा है बच्चों यहाँ पे? स्क्वायर। समझ में आ रहा है बच्चों? जो दो आपको पॉइंट दे रहे हैं उन्हीं के आधार पे आपको फॉर्मूले बनाने। क्या बनाने? फॉर्मूले। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के हिसाब से अगर मैं लेता हूँ, देखो बच्चों यहाँ पे ये वाला यहाँ पे दिखा रहा हूँ। हाँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को लेने पे मैं क्या लिख सकता हूँ? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू मास एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। बोल सकता हूँ बच्चों? दिखा? इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ? थर्ड नाम दे देता हूँ। दिख रहा है बच्चों? ये मेरा बन गया, इससे एक फॉर्मूला मेरा आ गया। हाँ, अब मैंने क्या बोला था बच्चों आपको? देखो मैंने बोला था कि अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाना चाहते हो, बोला था ना, अगर इस साइड को इस साइड भेज देते तो अपने को एक कांस्टेंट लेना पड़ता है। तो अपन वहाँ पे क्या कर रहे थे? यहाँ पे अगर हमको डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटानी है, देखो कहीं भी कोई साइंस में अगर आप 11th में 12th में लेते हो ना, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर आप प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हो तो आपको एक कांस्टेंट लेना जरूरी रहता है। क्या? कांस्टेंट। तो चलो मैं इसको हटाता हूँ। F इज इक्वल टू, हाँ देखो मैंने कांस्टेंट को प्रोपोर्शनलिटी को हटा दिया यहाँ पे। अब मैं क्या लूँगा? एक कांस्टेंट लूँगा। मैं मानता हूँ G, बड़ा G, छोटा G नहीं, हाँ बड़ा G, बड़ा G, कैपिटल G मान रहा हूँ। हाँ, कैपिटल G M1 M2 अपॉन में D का स्क्वायर। दिखा? ये मेरा इक्वेशन नंबर हो गया 4th। दिख रहा है बच्चों? दिख रहा है? यहाँ पे बच्चों जो G है, क्या है? G है बच्चों। G ये क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। हाँ, प्रोपोर्शनैलिटी का हटा के मैंने कांस्टेंट लिया है। कांस्टेंट लिया है। हाँ, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, UGC। समझ में आया?
क्या बोलते हैं बच्चों? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब पूरे यूनिवर्स का कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम लोग किसको बोलते हैं? बड़े जी को बोलते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो समझ में आया? अब बच्चों देखो यहाँ पे कुछ सम पॉइंट भी बोले थे, वो पॉइंट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। बस क्या करता हूँ, पढ़ के सुना देता हूँ। यहाँ पे क्या बोलता है बच्चों? अगर दोनों पिंड में से एक पिंड का द्रव्यमान दुगना कर दें, ये दोनों पिंड है, देखो दोनों पिंड है, क्या बोल क्या रहा है? दोनों पिंड में से अगर एक पिंड का अपन क्या जो भार है उसका द्रव्यमान है, अगर उसको दुगना कर देते हैं, क्या कर देते हैं? दुगना कर देते हैं। मतलब जैसे मैं वेट हूँ, मेरा वेट है 81 किलो, हाँ सॉरी 80 किलो, हाँ, तो 8 दूनी 16, मैं अगर दुगना कर दूँ मेरा वेट कितना हो जाएगा? 160। तो वही बोल रहा है कि अगर मैं इसका द्रव्यमान दुगना कर दूँ, क्या कर दूँ? दुगना कर दूँ, हाँ, तो नियमानुसार क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल हमारा दुगना हो जाएगा। तो हमारा जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण जो फोर्स लग रहा है बच्चों, वो हमारा क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। सॉरी, ये जो फोर्स लग रहा है ना, वो हमारा दुगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा बच्चों। ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ, गुरुत्वाकर्षण फोर्स। क्या? जब हम किसी में एक का जो हम लोग द्रव्यमान, मास है, भार है, उसको हम दुगना करेंगे तो। समझ में आ रहा है? सेकंड पॉइंट क्या बोलता है बच्चों? उसी प्रकार दोनों पिंडों के मध्य की दूरी को दुगना करें तो बल हमारा 1/4 हो जाएगा। दोनों की बीच की जो दूरी है, हाँ, दूरी कौन है? d, अगर उसको दुगना करते हैं, क्या करते हैं? दुगना करते हैं, तो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारा 1/4 हो जाएगा, 1/4 भाग हो जाएगा, 1/4, 1/4 भाग। समझ में आ रहा है बच्चों? बस ये केवल स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आप ध्यान में रखिए, ज़्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जो बल रहेगा वो क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा बच्चों। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चों? यहाँ तक समझ में आया? तो चलिए बच्चों आगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के दिया आपको, ब्लू हेडिंग में लिख के दिया होगा, नहीं तो ग्रीन में लिख के दिया होगा, वो मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ आगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पे एक मेरा पॉइंट दिया है, एक स्टेटमेंट दी है मेरी, जो बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्या? MIP है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो देखिए यहाँ पे बोलता क्या है बच्चों? यहाँ पे बोलता है कि किसी भी पिंड का द्रव्यमान केंद्र उस पिंड के अंदर या बाहर वह बिंदु होता है जिसमें पिंड का सारा द्रव्यमान केंद्रित होता है। समझ में आ रहा है बच्चों कि किसी भी पिंड का द्रव्यमान केंद्र उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र, मतलब बच्चों उसका जो सेंटर होता है, उस मतलब जहाँ पे उसका सारा भार केंद्रित होता है, द्रव्यमान केंद्र बच्चों, हाँ, तो उसका द्रव्यमान केंद्र या तो बाहर होगा या तो अंदर होगा। समझ में आ रहा है? तो अंदर जैसे मैं ले लेता हूँ, हाँ, तो ये मेरा सेंटर पे है, हाँ, उस पिंड के अंदर या बाहर वह बिंदु होता है, अंदर या बाहर होगा, मैंने अंदर ले लिया है, जिसमें पिंड का सारा होल द्रव्यमान होता है। मतलब यहाँ उसका सारा मास होता है। क्या? सारा मास, सारा भार यहाँ पे होता है। दिख रहा है? किसी भी पिंड का जो मास होता है वो या तो बाहर होगा, सॉरी, मास पॉइंट होगा वो या तो बाहर होगा या तो अंदर होगा। तो मैंने अंदर ले लिया, तो फिर क्या होगा कि अंदर मैंने ले लिया बच्चों, तो उसका सारा जो होल मास है वो वहाँ पे डिपेंड होगा, हाँ, वहाँ पे डिपेंड होगा। तो यही मेरा बोल रहा है कि सारा मास उस केंद्र पर, उस केंद्र बिंदु पर डिपेंड होता है, मतलब केंद्र बिंदु पर केंद्रित होता है, उसी पे रहता है। और नीचे बच्चों ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट, मेरा समझ में आया। अब मेरा सेकंड पॉइंट क्या बोलता है बच्चों? सेकंड पॉइंट बोलता है समान घनत्व वाले किसी भी पिंड का द्रव्यमान उसके केंद्रक पर केंद्रित होता है। ये भी वही बोल रहा है बेटा कि अगर दो मेरे समान, देखो समान घनत्व वाले किसी भी पिंड, समान घनत्व है, जैसे मेरा इसका भी घनत्व जैसे 2 kg में ले लेता हूँ, इसका भी 2 kg भार ले लेता हूँ, हाँ, तो समझ लो समान घनत्व वाले किसी भी पिंड का जो द्रव्यमान होगा उसका भार होगा, हाँ, उसका द्रव्यमान होगा और उसके केंद्रक पर केंद्रित होगा। केंद्र मतलब बच्चों उसका सेंट्रॉइड जहाँ है, उसका जहाँ पे सेंट्रॉइड, जहाँ पे उसका सेंटर है बच्चों, सेंट्रॉइड मतलब जहाँ केंद्रक बोलते हैं उसको, वहीं पर केंद्रित होगा, वहीं पे उसका होल पूरा मास वहीं पे डिपेंड होगा। समझ में आ रहा है? मतलब जैसे अपना शरीर है, अपने शरीर में देखो बच्चों नाभि जानते हो आप लोग, पेट के बीच में रहता है, तो अपने पूरा मतलब बोलते हैं ना कि सारी जो एक्टिविटी वो हमारे पेट से ही होती है, हाँ, तो हमारा पेट क्या है? हमारा केंद्र है, शरीर का क्या है? केंद्र है। समझ में आया बच्चों? हाँ, समझ में आया कि नहीं?
तो यही बोल रहा है स्टेटमेंट में। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। तो चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, मेरा पांचवा टॉपिक आ गया बच्चों। मेरा पांचवा क्या है, यूसीएम। यूसीएम बच्चों सबको पता होगा यहाँ पे यूसीएम क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। हाँ, तो चलिए बच्चों देखते हैं। एक समान यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को बोलते हैं एक समान वृत्ताकार गति, और जो अपना इफेक्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको बोलेंगे बच्चों अभिकेंद्री बल का परिमाण। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अभी बच्चों इसका डेफिनेशन क्या बोलता है कि मतलब क्या यहाँ पे बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, हाँ, सर्कल में कांस्टेंट स्पीड के साथ, किसके बच्चों, कांस्टेंट स्पीड के साथ, मतलब एक ही जो उसकी स्पीड जैसे 1 किलोमीटर पर आवर चल रही तो 1 घंटे बाद भी वो 1 किलोमीटर पर आवर ही होगी, तो कांस्टेंट स्पीड इसको बोलते हैं। हाँ, तो एक ऑब्जेक्ट मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जो चल रहा है, मूव कर रहा है सर्कल में घूम रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो मोशन कब पॉसिबल होगा बच्चों, मोशन कब पॉसिबल होगा, ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंटली एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स। मोशन पॉसिबल कब होगा, जब ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंटली एक्टेड होगा, क्या, कॉन्स्टेंटली एक्टेड होगा अपॉन बाय अ फोर्स के द्वारा कॉन्स्टेंटली एक्टेड होगा डायरेक्ट टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। क्या बच्चों, डायरेक्ट टूवर्ड द सर्कल जो है मेरा, सर्कल के सेंटर पे एक्टेड होगा, वो क्या होगा, सर्कल के सेंटर पे फोर्स के द्वारा वो डायरेक्ट टूवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल के तरह एक्टेड होगा। क्या होगा, एक्टेड होगा। तो इसको अपन बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स अभी आपको बताया था, एक बच्चा है जो ऐसा घुमा रहा है तो बीच में उसका सेंटर पूरा होल मास यहीं पे है, पूरा केंद्र पे ही उसका पूरा बल लगा हुआ है, तो वही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे बच्चों, इसी को बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलेंगे बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों इससे एक इक्वेशन का निर्माण होगा, इससे एक इक्वेशन बनेगा, वो इक्वेशन को अपन देखते हैं यहाँ पे। तो चलिए बच्चों देखते हैं। मैं बोल दे रहा हूँ कि m मैं ले ले रहा हूँ, क्या, m मेरा क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या है बच्चों, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। m क्या है मेरा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है। हाँ, मैंने ले लिया v क्या है मेरा, स्पीड है। क्या है, v मेरा क्या है, स्पीड। और मैंने r ले लिया, क्या ले लिया बच्चों, r मेरा क्या है बच्चों, रेडियस ऑफ सर्कल। क्या है बच्चों, रेडियस ऑफ द सर्कल। दिख रहा है बच्चों, मैंने 3 चीजें ली हैं, MVR, क्या, मास और स्पीड और रेडियस। हाँ, दिख रहा है बच्चों, सबको दिख रहा है। अब अपने को पता होगा बच्चों, हम लोग ने बहुत पहले क्लास में पढ़ा होगा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। सबको पता है क्या होता है बच्चों, स्पीड क्या होता है मेरा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए मैं देखता हूँ आगे, जैसे मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। हाँ, आप लोग समझ लेना, थोड़ा सा इक्वेशन बनाना है इसलिए। हाँ, तो बच्चों देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, एक लिया था m, एक लिया था v, एक लिया था r, एक क्या था मास, एक क्या था स्पीड, एक क्या था रेडियस, एक क्या था बच्चों, रेडियस था। तो सब लोग ने देखा। तो मैंने क्या बताया बच्चों, अपने को पता है कि जो मेरा स्पीड क्या होता है वो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, ये सबको पता है बच्चों। स्पीड क्या होता है मेरा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो बच्चों यहाँ पे बोला जाता है कि देखिए, यदि कोई ग्रह वृत्ताकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है तो सूर्य की दिशा में प्रयुक्त होने वाला अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, F इज इक्वल टू mv²/r होता है। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है बच्चों, यदि कोई ग्रह वृत्ताकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है, यदि कोई ग्रह वृत्ताकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, कोई ग्रह है सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, एक सर्कल में घूम रहा है। हाँ, सर्कल में घूम रहा है, तो सूर्य की दिशा कौन सी, ये वाली है सूर्य की दिशा, इधर से ये वाली, इधर से ये वाली, इधर से ये वाली, इधर से ये वाली सूर्य की दिशा है। सूर्य की दिशा में प्रयुक्त होने वाला अभिकेंद्रीय बल क्या बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स जो मेरा प्रयुक्त होगा, कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स जो मेरा प्रयुक्त होगा, वो मेरा जो मतलब उस पर लगेगा, तो वो मेरा क्या कहलाएगा बच्चों, F इज इक्वल टू mv²/r। क्या कहलाएगा बच्चों, F इज इक्वल टू
mv²/r। बच्चों इसका मैं इंग्लिश मीनिंग भी समझा के बता देता हूँ। क्या बोलता है, द स्पीड ऑफ अ प्लैनेट, क्या बोलता है बच्चों, स्पीड ऑफ प्लैनेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ टर्म ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन टी एस फॉलो। बच्चों ये यहाँ पे नेक्स्ट अपना स्टेटमेंट दिया है, हाँ नेक्स्ट अपना स्टेटमेंट दिया है बच्चों, द स्पीड ऑफ अ प्लैनेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ टर्म्स ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन टी, हाँ एज फॉलो, जैसे हम लोग फॉलो करते आए हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या बोलता है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ प्लैनेट इन वन रिवॉल्यूशन, यहाँ पे क्या बोल रहा है बच्चों, द डिस्टेंस, क्या, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लैनेट ट्रेवल्ड बाय अ प्लैनेट इन वन रिवॉल्यूशन, क्या बच्चों, इन वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द ऑर्बिट, पेरीमीटर ऑफ द ऑर्बिट 2πr। समझ में आया? क्या है बच्चों, यहाँ पे बोल रहा है ग्रह द्वारा एक परिक्रमा में तय की गई दूरी, क्या है, ग्रह द्वारा एक परिक्रमा में तय की गई दूरी, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है जो मेरा प्लैनेट, वो सर्कल में ट्रैवल कर रहा है, हाँ ट्रैवल बाय अ प्लैनेट इन वन रिवॉल्यूशन क्या होगा, इज इक्वल टू मेरा पेरीमीटर ऑफ द ऑर्बिट, क्या, ये जो ऑर्बिट मेरा दिख रहा है सर्कल वाला ऑर्बिट, वो क्या होगा, उसका पेरीमीटर होगा, क्या होगा बच्चों, पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब अपन हिंदी में बोल देते हैं बच्चों परिधि, क्या बोलते हैं बच्चों, परिधि बोलते हैं। परिधि आपको सबको पता है क्या होता है बच्चों। तो चलते बच्चों, r इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, सबको पता है, ये जो मेरा r है वो डिस्टेंस होगा, पहले ही बताया था, प्लैनेट से सन के तरफ तक का। तो अपना फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों, यहाँ पे बोल रहा है v इज इक्वल टू, बच्चों यहाँ पे क्या बोला था, पेरीमीटर ऑफ द ऑर्बिट इज इक्वल टू 2πr, क्या बोलता है बच्चों, v अपना क्या बोलता है बच्चों, v डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में, देखो v क्या होता है बच्चों, v मैंने बताया अपनी स्पीड होती है, हाँ v क्या होती है आपको अभी समझ में नहीं आएगा। v देखो, v मैंने यहाँ पे क्या बताया, v मेरी स्पीड है, क्या है, स्पीड, और स्पीड मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल एंड उसमें लगा टाइम। समझ में आ रहा है, v को मैं क्या बोलता हूँ, v मेरा क्या है, स्पीड है, स्पीड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है बच्चों। यहाँ पे मैं वही लिख रहा हूँ, v इज इक्वल टू मेरा क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में उसके लिए कितना टाइम टेकन हुआ है, टाइम टेकन, कितना टाइम लिया गया है, वही मेरा क्या है, v है, क्या है बच्चों, v है, स्पीड है मेरा, क्या है, स्पीड। अब तो बच्चों देखो यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, यहाँ पे इसने क्या बोला, जो मेरा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा सर्कल में, हाँ सर्कल में जो मेरा प्लैनेट है वो सन की तरफ जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो मेरा क्या होगा, 2πr होगा, क्या होगा, 2πr, यहाँ पे लिख देते 2πr। और टाइम कितना टेकन किया, टाइम कितना टेकन किया बच्चों, आपको पता है अभी नहीं, अपने को टाइम कितना लिया वो यहाँ पे मेंशन किया, नहीं मेंशन किया तो अपन क्या लिख देते, टी, क्या लिख देते हैं, टी। तो अपना एक यहाँ पे फॉर्मूला मिल गया, फॉर्मूला नहीं मतलब बोल देते इक्वेशन मिल गया, v इज इक्वल टू 2πr अपॉन में टी। बच्चों इतना नोट कर लो, नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो बच्चों, फिर देखते हैं अपन। देखो ये इक्वेशन 1 मान लेना, इसको इक्वेशन 2 मान लेना, इसका बहुत बड़ा खेल है। अभी देखो यहाँ पे क्या था, f इज इक्वल टू mv²/r है, हाँ तो यहाँ पे v स्क्वायर है, तो v का वैल्यू अपने को मिल गया 2πr अपॉन में t, तो यहाँ पे अपन पुट कर देंगे, क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं फटाफट, फटाफट नोट कर लिया, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए बहुत सिंपल मैं बता रहा हूँ बच्चों, मैंने क्या बोला बच्चों, f क्या है मेरा, f इज इक्वल टू mv²/r है, mv²/r। अपने को यहाँ पे वैल्यू मिली है v इज इक्वल टू, क्या मिली है बच्चों, v के वैल्यू मेरे को क्या मिली है, 2πr अपॉन में t, v की वैल्यू क्या मिली है, 2πr अपॉन में t। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पुट कर दूंगा f इज इक्वल टू m। अब देखो बच्चों क्या है यहाँ पे, क्या है बच्चों, यहाँ पे v स्क्वायर है, क्या है बच्चों, v स्क्वायर है, तो v स्क्वायर की जगह अपन पुट करेंगे mv², सॉरी
टू पाई आर टी पुट करेंगे वी की जगह, टू पाई आर अपॉन में टी, इसका स्क्वायर बटे में क्या है बच्चों आर है, नीचे क्या है आर है। दिख रहा है बच्चों मैंने क्या किया, बस v की वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पे। क्या किए बच्चों, v की मैंने वैल्यू पुट कर दी है। सबको ध्यान से दिख रहा है बच्चों। अब क्या करेंगे, इसका जो स्क्वायर है बच्चों, ये सब बाकी सब वैसे ही रन देंगे और इसका जो स्क्वायर है वैसे ही लिख देंगे। तो f इज इक्वल टू m, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर, r का स्क्वायर बच्चों, r का स्क्वायर अपॉन में, देखो ये t का भी स्क्वायर होगा बच्चों। क्या होगा, देख रहे हो यहाँ पे अगर सबका स्क्वायर हो रहा है तो क्या मेरा t का भी स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं बच्चों, होगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर भी हो जाएगा। ये देखिए मैंने अलग से लिया है, अपॉन में r है यहाँ पे, दिख रहा है, दिख रहा है बच्चों, ये मैंने अलग से लिया है। हाँ, इसको मतलब थोड़ा नीचे मान लो ना, अभी हम लोग नहीं ले रहे हैं ना, अभी पहले इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं। हाँ, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे करके। हाँ, तो दिख रहा है बच्चों क्या हुआ है, अभी केवल अपन ने इसका स्क्वायर किया है। क्या किया है, स्क्वायर किया है, दिख रहा है। तो चलिए बच्चों इसके आगे का पार्ट अपन देखते हैं थोड़ी देर में। तो देखिए बच्चों हम लोग ने यहाँ तक रुके थे। अभी इसके आगे चलते बच्चों, आगे हमारा क्या बोलता है, देखिए यहाँ पे बच्चों दिया है सब, f इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर अपॉन में r t स्क्वायर। बच्चों इसको मैंने बटे को नीचे ले लिया, बटे बटे। हाँ, तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा r स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे r दिख रहा है, ये कट हो जाएगा, कट हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक r बच जाएगा। तो मेरी वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगी, 4m पाई r अपॉन में t का स्क्वायर। दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है। अब आप बोलोगे सर कि यहाँ पे तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। क्या बच्चों, यहाँ पे तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन बच्चों अगर आपको ध्यान आया होगा, केपलर का थर्ड लॉ मैंने क्या बताया था, थर्ड लॉ मैंने आपको कुछ बताया था बच्चों, याद करो। थर्ड लॉ मैंने क्या बताया था बच्चों, टी स्क्वायर। केपलर का थर्ड लॉ क्या बताया था, टी स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब। ये मेरा क्या होता है बच्चों, के होता है। क्या होता है बच्चों, के होता है, सबको पता है। अगर बच्चों मैं इस पूरे इक्वेशन में मैं अगर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या मेरे को मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा कि नहीं, चलिए देखते हैं। इज इक्वल टू 4m पाई आर क्यूब। बच्चों देखो आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन में टी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं बच्चों, दिख रहा है कि नहीं, ध्यान से देखो, दिख रहा है ना। तो अब बच्चों मैं यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब, ये मेरा केपलर के थर्ड लॉ से मिला था। हाँ, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। किससे मिला है मेरे को, केपलर के थर्ड लॉ से मिला है बच्चों। कहाँ से मिला है, केपलर के थर्ड लॉ से मिला है। तो अभी देखो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, आर क्यूब और टी स्क्वायर को निकाल के हम लोग क्या कर देते हैं, कांस्टेंट बना देते हैं। क्या बना देते हैं बच्चों, कांस्टेंट बना देते हैं। तो कांस्टेंट बन जाएगा, क्या बन जाएगा कि नहीं बच्चों, चलिए देखते हैं, मिटा देते हैं फटाफट। यहाँ पे तक नोट कर लो बच्चों, नोट किया। तो बच्चों मेरा यहाँ पे इक्वेशन क्या आया था, f इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, मैंने आर क्यूब अपॉन में टी स्क्वायर यहाँ पे निकाल लिया है। हाँ, अभी मैंने क्या बोल दिया बच्चों, अकॉर्डिंग टू केपलर लॉ। हाँ, केपलर लॉ, ये मेरा क्या है, कांस्टेंट है। क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। क्या है बच्चों, सबको दिख रहा है, कांस्टेंट है। आप बोलोगे सर, आप तो बोलते हो कि सर टी स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये कांस्टेंट होता है, ये मेरा उल्टा है, तो क्या मैं कांस्टेंट को भी उल्टा कर दूं, हो जाएगा, उल्टा कर दूं तो मेरा के कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो लिख लेते हैं, f इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर अपॉन में, यहाँ पे आर स्क्वायर था ना, सॉरी, आर स्क्वायर अपॉन में के। दिख रहा है, मैंने के को नीचे लिख लिया है। कहाँ लिख लिया है बच्चों, के को मैंने नीचे लिख लिया, दिख रहा है। क्यों, आपने बोला सर टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब कॉन्स्टेंट होता है मेरा, लेकिन मैंने बोला कि सर मेरे पास आर स्क्वायर आर क्यूब तो ऊपर है, आर क्यूब ऊपर है, तो बच्चों मैं के को यहाँ पे अगर टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब रहेगा तो के होगा। अगर मैं आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर ले लेता हूँ तो के को मैं क्या कर दूंगा, नीचे कर दूंगा, 1 अपॉन के। तो समझ में आ रहा है, ये बच्चों मैंने उल्टा ले लिया उसका। क्या लिया, उल्टा ले लिया। हाँ, बट अपने को पता है, हाँ,
अपने को बच्चों यहाँ पे अपने को पता है कि जो मेरा 4m पाई स्क्वायर अपॉन में k है, क्या 4m पाई स्क्वायर अपॉन में k मेरा कांस्टेंट है। हाँ देखो 1/k कांस्टेंट है, तो 1 के ऊपर जो भी है मैं 4m पाई स्क्वायर उसको भी कांस्टेंट ले लूँगा, तो मेरा क्या हो जाएगा। बट अपने को पता है कि 4m पाई स्क्वायर अपॉन में k जो मेरा है ये क्या है, मेरा कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। क्या है बच्चों, कांस्टेंट। लिख लेते हैं यहाँ पे, कांस्टेंट है। क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। तो मेरा यहाँ पे से इक्वेशन क्या बन जाएगा बच्चों, देखो मैंने यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया तो इसका वैल्यू क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। तो f इज इक्वल टू 1/r² है बच्चों। क्या है, f इज इक्वल टू 1/r² है। और यहाँ पे कांस्टेंट का मैं, चलो कांस्टेंट को मैं k मान लेता हूँ, k मान लिया। हाँ मान लिया कि नहीं बच्चों। अब देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बच्चों, मैंने क्या बोला था, अगर प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना है तो मेरा कांस्टेंट लेना पड़ेगा। अगर मेरे को कांस्टेंट को हटाना है तो क्या मैं प्रोपोर्शनैलिटी ले सकता हूँ कि नहीं बच्चों। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे से कांस्टेंट को हटा देता हूँ। क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, कांस्टेंट को हटा देता हूँ। देखो बहुत सिंपल वे में जा रहे हैं हम लोग। कांस्टेंट को अगर मैंने हटा दिया तो मैं क्या ले लूँगा, f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। समझ में आया। मैंने क्या किया, यहाँ पे कांस्टेंट को हटा दिया बच्चों। क्या किया मैंने, कांस्टेंट को हटा दिया। तो अब बोलोगे सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यों नहीं बोल रहे हो, तो मैंने बोला बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर इन्वर्स में नहीं होगा, मतलब नीचे नहीं होगा, तो उसको डायरेक्टली बोलेंगे। अगर 1 में कुछ है नीचे है तो उसको इन्वर्सली बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, इन्वर्सली। तो यहाँ तक अपना समझ क्या है, f इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। क्या बच्चों, 1/r²। समझ में आया बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों एक स्टेटमेंट आती है, क्या स्टेटमेंट आती है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ वो। हाँ इसी से अपना लेक्चर ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। हाँ तो बच्चों अपना नेक्स्ट टॉपिक चलने लगेगा। देखो यहाँ पे बोलता क्या है बच्चों, अर्थात सूर्य एंड ग्रह के बीच का अभिकेंद्री बल जो कि परिभ्रमण के लिए कारणीभूत होता है वह उनके बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। ये बच्चों आपके पढ़ने वाली बुक में आपके दिया होगा, टेक्स्ट बुक में, तो वो आपको पढ़ लेना है। हाँ इसके आगे का मैं लिखाने वाला नहीं हूँ, थोड़ा सा गर्मी बहुत हो रही है बच्चों यहाँ पे। तो आपको दिया रहेगा, आप पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जैसे शो कर रहा हूँ मैं बुक में, देखिए ये डेफिनेशन लिखी हुई है, ये वाली दिख रही है, दिख रही है कि नहीं, ये डेफिनेशन लिखी है, इसको आपको पढ़ लेना है अच्छे से। तो बच्चों यहाँ पे हम अपना पार्ट 1 का लेक्चर ख़त्म करते हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि अपनी EKD की टीम में जुड़ जाइए। इसको बहुत बड़ा EKD टीम करिए जिससे हम लोग आपको हर प्रकार के लेक्चर की प्रोवाइड कर सकें। हाँ तो चलिए बच्चों इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, चलता हूँ। बाय बाय, जय हिंद। चलिए ख़त्म करते लेक्चर आज।